नमस्कार, मैं डॉक्टर के.सी. शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज बी पार्ट सेकंड भूगोल विषय में मानव भूगोल के आधारभूत सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे और इससे पहले हम 3 भागों में इसका अध्ययन कर चुके हैं। आज इसका चतुर्थ भाग पार्थिव एकता के सिद्धांत के बारे में यहाँ बात करने जा रहे हैं। इस सिद्धांत का आशय यह है कि विश्व के सभी भौगोलिक तथ्य, चाहे वे जड़ हो या चेतन, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इन तथ्यों में कोई भी स्वतंत्र इकाई नहीं होता है और उसका प्रत्यक्ष अध्ययन करना भी संभव नहीं होता है। पार्थिव एकता का सिद्धांत सर्वप्रथम जर्मनी के प्रसिद्ध भूगोल शास्त्री विद्वान ड्रेडज़ेल के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। उन्होंने संपूर्ण विश्व को उसके वैयक्तिक अवयवों के रूप में देखकर सभी अवयवों के पारस्परिक संबंध अथवा समष्टि के रूप में उसे देखा है। अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजोग्राफी में इस तथ्य पर बल दिया कि पृथ्वी पर मानव का विभाजन प्राकृतिक शक्तियों के द्वारा प्रभावित या नियंत्रित होता है। उन्होंने पृथ्वी को संपूर्ण रूप में माना है और उसमें एकता का अनुभव किया है। उनके अनुसार मानव का संपूर्ण जीवन, उसकी बहुमुखी क्रियाएं, मानव समुदाय एवं मानव समाज सभी का अध्ययन विवेकपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से किया जाता है। इस अध्ययन में पृथ्वी के विभिन्न तथ्यों या अवयवों के पारस्परिक संबंधों पर जोर दिया जाता है, जिसमें भौगोलिक एकता के दर्शन होते हैं। अमेरिकन विद्वान कुमारी एलन चर्चिल सैंपल के अनुसार पृथ्वी की एकता और उसके अवयवों का पारस्परिक संबंधों का सिद्धांत ड्रेडज़ेल के उस दृष्टिकोण का फल है जो पर्वत पर खड़े होकर देखने वाले को प्राप्त होता है। सैंपल ने ड्रेडज़ेल के विषय में लिखा है कि उन्होंने पर्वत शिखर पर खड़े मानव के दृष्टिकोण से वस्तुओं को देखा और अपनी दृष्टि को दूर क्षितिज पर लगाए रखा। इसी विहंगम दृष्टि के कारण उन्होंने अपनी दृष्टि को पृथ्वी के किसी एक अवयव पर सीमित नहीं रखा, वरन उसके विभिन्न अवयवों की सम्मिलित क्रिया पर अपनी दृष्टि रखी। इसी के फलस्वरूप उन्होंने प्रकृति के भीतर प्रभावित एकता के दर्शन किए। अत्यंत प्राचीन काल से ही भूगोल शास्त्रियों ने पृथ्वी की मूलभूत एकता को स्वीकार किया है। प्रोफेसर ब्लास के शब्दों में समस्त भौगोलिक विकास में प्रमुख भावना पार्थिव एकता की है। संपूर्ण पृथ्वी की एकता की कल्पना, जिसके समस्त भाग एक दूसरे से संबंधित हैं, ज्योतिष शास्त्र द्वारा बहुत पहले ही विज्ञान के क्षेत्र में प्रविष्टि कर गई थी, जहां घटनाओं में एक निश्चित क्रम होता है और जो सामान्य नियमों का अनुसरण करती हैं, जिससे विशेष परिस्थितियां संबंधित होती हैं। टॉलमी के शब्दों में भूगोल वह उत्कृष्ट विज्ञान है जो आकाश में पृथ्वी की छाया देखता है। एकता की यह कल्पना दीर्घकाल तक गणित के क्षेत्र तक ही सीमित रही। काफी समय तक यह भूगोल की अन्य शाखाओं में स्थान न पा सकी। इस विचारधारा का विकास वायुमंडल के परिभ्रमण के ज्ञान के कारण हुआ, जिस पर जलवायु के नियम आधारित है। बाद में हम्बोल्ट ने भी इस सिद्धांत की पुष्टि की। हम्बोल्ट के अनुसार संपूर्ण विश्व में एक ही आत्मा और एक ही जीव, वन स्पिरिट एंड वन लाइफ के दर्शन होते हैं, जिसके कारण पृथ्वी की बाह्य विभिन्नताओं के पीछे व्यापकता तथा एकता होती है।
हम्बोल्ट के कथन है कि प्रकृति एक तथा अकाट्य है, उसकी विभिन्नताएं केवल प्रतीयमान होती हैं, उसमें सत्यता नहीं होती है। ब्लास का मत। 19वीं शताब्दी में इसी सिद्धांत को प्रोफेसर ब्लास ने और अधिक सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि मानव भूगोल के तथ्य पार्थिव एकता से संबंधित हैं, जिसका विवेचन या व्याख्या केवल उन्हीं की सहायता से किया जा सकता है। प्रत्येक स्थान पर वे इस बात से संबंधित हैं जो स्वयं कई भौगोलिक दशाओं के संयोग का परिणाम है। अपने इस सिद्धांत को अधिक स्पष्ट करने के लिए वे लिखते हैं कि प्रकृति वनस्पति का सामान्य रूप ही किसी प्रदेश का सर्वप्रथम प्रधान लक्षण है। उसका न होना ही एक बड़ी विचित्रता है। जब हम किसी दीर्घकाल से भूले हुए भूदृश्य की याद करते हैं तो हमारे मन में कोई विशेष वृक्ष, ताड़ या जैतून नहीं आता, वरन समस्त विभिन्न वृक्षों और पौधों का एक समष्टि रूप आता है, जिसे हम वनस्पति कहते हैं। वृक्षों से केवल भू आकृतियों को ही प्रमुखता प्राप्त नहीं होती, किंतु अपने आकार, रंग, परिमाण और एकत्र होने की रीति से उस भूखंड का एक सामान्य व्यक्तित्व प्रकट होता है। स्टेपी, सवाना, सेलवास, पार्क भूमि और खुले वन और गलियारे वन और भूमध्यरेखीय वन आदि नाम सामूहिक एकता का प्रतीक हैं, जो किसी प्रदेश की समस्त वनस्पति के मिले जुले दृश्य के द्योतक होते हैं। मोटे तौर पर भूमध्यरेखीय वन सब भागों में एक समान दिखाई पड़ते हैं, किंतु उनमें वनस्पति में भेद पाया जाता है और उनसे संबंधित जीवों में भी गहरा अंतर पाया जाता है। किंतु इस विभिन्नता के होते हुए भी वहाँ के जीवों और मानव क्रियाओं में एक समानता मिलती है।